नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है एक जापानी लोक कथा बांस लकड़हारे की कहानी। एक दिन एक वृद्ध निस्संतान बांस लकड़हारा जिसका नाम था ताकेतोरी नो ओकिना बा के जंगल से गुजर रहा था। उसे अचानक एक रहस्यमय चमकती हुई बांस की डंठल मिली। उसे काट कर खोलने पर उसके अंदर से एक शिशु मिला जो उसके अंगूठे जितना बड़ा था। इतनी सुंदर कन्या पाकर वो खुश हो गया और उसे अपने साथ घर ले आया। उसने और उसकी पत्नी ने उस शिशु को अपने संतान जैसे परवरिश की और उसे नाम दिया कागुया हिमे। उसके बाद ताकेतोरी नो ओकिना ने पाया कि जब भी वह बांस के डंठल काटता, अंदर सोने का डला होता था। धीरे धीरे वो अमीर हो गया। कागुया हिमे एक नन्हे शिशु से बड़ी होकर एक साधारण आकार की और असाधारण सुंदरता वाली औरत बन गई। ताकेतोरी नो ओकिना उसे बाहरी लोगों से दूर रखने की कोशिश करता था, पर समय के साथ उसकी सुंदरता की खबर फैलती गई। अंत में 5 राजकुमार ताकेतोरी नो ओकिना के घर पहुंच गए, कागुया हिमे से शादी का प्रस्ताव लेकर। राजकुमारों ने धीरे धीरे ताकेतोरी नो ओकिना को मना लिया कि वो कागुया हिमे को उन 5 में से किसी एक को चुनने को कहे। कागुया हिमे ने राजकुमारों के लिए असंभव कार्य रचे और कहा, जो राजकुमार अपना निर्धारित वस्तु लाएगा वह उससे शादी करेगी। उस रात ताकेतोरी नो ओकिना ने 5 को बताया कि किसे क्या लाना है। पहले को कहा गया कि वो भारत से गौतम बुद्ध के पत्थर के भीख का कटोरा लाए। दूसरे को होराई के मिथकीय द्वीप से एक आभूषित टहनी। तीसरे को चीन के अग्नि मूषक के वस्त्र। चौथे को ड्रैगन के गले से एक रंगीन मणि और 5वें को चिड़िया से जन्मा एक कौड़ी। पहला राजकुमार समझ गया कि ये कार्य असंभव है, इसलिए वो एक महंगा कटोरा लेकर आ गया। पर कटोरा दिव्य प्रकाश से उज्जवल नहीं था, जिससे कागुया हिमे उसकी चाल को समझ गई। इसी तरह 2 अन्य राजकुमारों ने भी उसे नकली वस्तुओं से धोखा देने की कोशिश की, पर असफल रहे। चौथे ने एक तूफान का सामना करने के बाद हार मान ली और 5वां अपने प्रयास में मारा गया। इसके बाद जापान के सम्राट मिकादो इस असाधारण रूप से सुंदर कागुया हिमे को देखने के लिए आए और मुग्ध होने के बाद उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उनको राजकुमारों जैसे असंभव कार्य तो नहीं दिया गया, पर कागुया हिमे ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, यह कहकर कि वह उनके देश की नहीं है, इसलिए उनके साथ महल नहीं जा सकती। वो सम्राट के साथ संपर्क में रही, पर उनके निवेदनों और प्रस्तावों को खारिज करती रही। उस ग्रीष्म काल में जब भी कागुया हिमे पूर्णिमा को देखती थी, उसकी आंखें भर आती थी। ताकेतोरी नो ओकिना और उसकी पत्नी इससे बहुत चिंतित थे और उससे पूछते थे, पर वो उन्हें अपना दुख नहीं बता पाती थी। उसका व्यवहार और अस्थिर होता गया, जब तक एक दिन यह उसने जाहिर किया कि वह इस दुनिया की नहीं है और उसे चांद पर अपने लोगों के पास वापस जाना पड़ेगा। उसे एक आकाशीय युद्ध के दौरान सुरक्षित रखने के लिए भेजा गया था। जो सोना ताकेतोरी नो ओकिना को मिल रहा था, वो दरअसल कागुया हिमे का ध्यान रखने के लिए चांद से भेजा गया वेतन था। जैसे जैसे उसके वापसी का दिन पास आता गया, सम्राट ने उसके घर पर पहरेदार भेजे ताकि उसे चांद के लोगों से दूर रखें। पर जब दिव्य जीवों का प्रतिनिधि दल ताकेतोरी नो ओकिना के दरवाजे पर पहुंचा, तब पहरेदार एक अजीब प्रकाश से अंधे हो गए। कागुया हिमे ने घोषणा की कि भले ही वह पृथ्वी पर अपने सभी मित्रों से प्यार करती है, उसे चांद पर अपने सच्चे घर पर लौटना होगा। उसने अपने परिजनों और सम्राट के प्रति दुख भरे माफीनामे लिखे और परिजनों को अपने वस्त्र एक स्मारक के रूप में दिए। फिर उसने अमृत को हल्का सा चखा, अपने खत से उसे जोड़ा और एक अधिकारी को दे दिया। उसे खत देने के बाद उसके कंधों पर पंखों का लबादा रखा गया और वह पृथ्वीवासियों के प्रति अपना सारा दुख और दया भूल गई। फिर आकाशीय दल उसे चांद की राजधानी पर ले गए
उसके रोते बिलखते माता पिता को छोड़कर। ताकेतोरिनो ओकिना और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गए और बीमार पड़ गए। वो अधिकारी कागुया हिमे के दिए वस्तुओं के साथ सम्राट के पास पहुंचा और पूरे घटना का व्याख्या करी। सम्राट उसका खत पढ़कर दुख से भर गए। उन्होंने अपने सेवकों से पूछा, कौन सा पर्वत स्वर्ग से सबसे करीब है? जिसका एक ने उत्तर दिया, सुरुगा प्रांत का एक महान पर्वत। सम्राट ने आदेश दिया कि उसके सेवक उस खत को पर्वत की चोटी पर ले जाएं और जला दें, इस आशा में कि उनका संदेश राजकुमारी तक पहुंच जाए। उन्होंने अमृत को भी जलाने का आदेश दिया, क्योंकि वे कागुया हिमे को बिना देखे हमेशा के लिए जीना नहीं चाहते थे। कहते हैं कि खत के जलने का धुआं आज भी पर्वत की चोटी से निकलता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।